का स्वागत है। आज हम देश की सॉफ्ट पावर का विश्लेषण करेंगे। भारत के किसान भारत की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर हैं। भारत के किसान जो अन्न उगाते हैं उससे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के लोगों का पेट भरता है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत अपनी सॉफ्ट पावर का सही इस्तेमाल कर रहा है। आज किसानों के आंदोलन का 7वां दिन है और किसानों ने यह धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो देश की राजधानी दिल्ली की तमाम सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली के बॉर्डर्स को ब्लॉक कर देंगे। जबकि सरकार का कहना है कि बातचीत से यह मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस विवाद का हल जल्दी निकालने की कितनी संभावना है और क्या सिर्फ कृषि कानून वापस लिए जाने से ही देश के 15 करोड़ किसानों की स्थिति, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी या फिर ज्यादा कमाई के लिए किसानों को भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। इसके बाद हम दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर कोरियन पॉप यानी के पॉप की बात करेंगे। अपनी के पॉप इंडस्ट्री को बचाने के लिए दक्षिण कोरिया ने 72 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया में अब तक सभी पुरुषों के लिए 19 से 28 वर्ष की उम्र के बीच सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य था, लेकिन अब के पॉप स्टार्स के लिए यह सीमा बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है और इस फैसले के केंद्र में दक्षिण कोरिया का सबसे मशहूर के पॉप बैंड BTS है, जिसके एक सदस्य की उम्र इसी महीने 28 वर्ष होने वाली है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने इस कानून को खत्म नहीं किया, इसे वापस नहीं लिया, बल्कि सिर्फ के पॉप स्टार्स को 2 वर्ष की रियायत दी है। इस खबर से आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी भी देश का कोई नागरिक कानून से ऊपर हो सकता है, फिर वो चाहे के पॉप स्टार्स हो या फिर किसान हो। और आखिर में हम आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन पर आई 2 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। ब्रिटेन ने फाइजर कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। दूसरी खबर यह है कि भारत में उस सिरिंज का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है जिससे आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा सकती है। यह कोरोना वैक्सीन के लिए तय मानकों के हिसाब से बनाई गई एक सिरिंज है और आज हम आपको यह सिरिंज दिखाएंगे। मैं अपनी जेब में लेकर आया हूं इस सिरिंज को। इस समय वही सिरिंज मेरे हाथ में है। यह सिरिंज आज हम दिखाएंगे आपको और यह भी बताएंगे कि जिस वैक्सीन के लिए सिरिंज बनाई गई है वो भारत के लोगों को कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत कल दोपहर 12 बजे होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसानों से फिर आंदोलन रोकने की अपील की। उन्होंने कहा रास्ते जाम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो जाए। इससे पहले गतिरोध तोड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक चौथे दौर की बातचीत के बाद सरकार 3 मंत्रालयों के ऑफिसर्स की टीम बना सकती है। किसानों से सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी चर्चा करेंगे। इस टीम में कृषि, गृह और वाणिज्य मंत्रालय के अफसर रहेंगे। ये अधिकारी कृषि कानून पर किसानों की शंकाएं दूर करेंगे। लेकिन कई किसान संगठनों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस लेने की मांग की और दिल्ली को चारों तरफ से जाम करने की चेतावनी दी। हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा, क्योंकि यहीं जारी नहीं रहेगा ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे और चोकिंग ऑफ दिल्ली है ज्यादा हो जाएगी। कृषि कानून को लेकर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमरिंदर इस कानून को बनाने वाली कमेटी में थे और सियासत के लिए विरोध का नाटक कर रहे हैं। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है? अमरिंदर सिंह ने भी केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान को निचले स्तर की राजनीति बताया। इससे पहले अमरिंदर सिंह की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से तकरार हुई थी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कृषि कानून को लेकर केंद्र पर वार किया। राहुल ने ट्वीट किया,
मोदी सरकार किसानों को जुमले देना बंद करे, बेमानी अत्याचार बंद करे, बातचीत का ढकोसला बंद करे, किसान मजदूर विरोधी तीनों काले कानून खत्म करे। राहुल गांधी का ये हमला मंगलवार को किसानों के साथ हुई बैठक और आज सुबह मंत्रियों की बैठक पर था। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 7 दिन हो गए। सिंधु बॉर्डर से यूपी गेट तक दिल्ली के बाहरी हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान जमे हुए हैं। आज भी कई सीमाओं से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। यूपी गेट पर कल किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। हमारा एक काम कर देंगे, खत्म हो जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे, नहीं करते तो और लोग भी आएंगे। कल तो यही पंचायत है सब जगह, और कल महापंचायत का आपने रखी है? यही लोग आए हैं, महापंचायत के भी तो यही लोग हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटे कई इलाकों में आज भी जाम रहा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पहले सील कर दिया गया था, लेकिन डीएनडी पर लंबे जाम के बाद दिल्ली नोएडा रूट खोल दिया गया। जनता परेशान क्यों हो रहा है? मेरा ड्यूटी अगर चला जाएगा 600 रुपए का नुकसान हो जाएगा, कौन भरेगा? वहीं चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव किया, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आखिरी ट्रायल में फाइजर की वैक्सीन 95% तक असरदार पाई गई है, जबकि इसके मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। No specific precautions were required on administration of this vaccine in people who already have had COVID-19, and no testing is required before receiving the vaccine. ब्रिटेन में पहले बुजुर्गों और उनकी देखभाल करने वालों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। रूस में भी अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते से बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V लगाने का आदेश दिया है। वहीं जापान में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। जापान ने फाइजर को 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन, मॉडर्ना को 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका को 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं। जापान में कोरोना से अब तक 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 95 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इसमें अच्छी खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के मामले में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 36,604 नए मामले आए, जिनमें से 501 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटों में 43,062 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 94,99,413 लोग संक्रमित मरीज हैं, जिनमें से 89,32,647 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई के दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी के मुद्दे पर शिवसेना को जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की फिल्म सिटी में किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और हम किसी से कुछ नहीं छीन रहे हैं। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है। हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने पूछा कि मुंबई से फिल्म सिटी ले जाना मजाक है क्या? मुंबई की फिल्म सिटी यहां से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे में लखनऊ नगर निगम का 200 करोड़ का बॉन्ड भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। योगी आदित्यनाथ ने इस बॉन्ड को जारी किया। लखनऊ ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। महाराष्ट्र में अब कोई भी कॉलोनी या इलाके का नाम और पहचान किसी जाति के नाम से नहीं होगा। ऐसी सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों के नाम अब बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जातिगत नाम बदलने का फैसला झुग्गी बस्तियों और कई गांवों पर भी लागू होगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस फैसले का मकसद जातिगत भेदभाव को दूर करना है। ये प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने रखा था। निवार तूफान के बाद अब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में बुरेवी तूफान का खतरा है। मौसम विभाग ने 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुरेवी तूफान की वजह से तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लक्षद्वीप, मालदीव्स पर भी तूफान का असर होगा।
दक्षिण पूर्व अरब सागर में तेज लहरें उठ सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु और केरल में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी से बात की है। आज हम किसी भी देश की सॉफ्ट पावर के बारे में बात करेंगे और इस सॉफ्ट पावर को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो तस्वीरें देखनी चाहिए। एक तस्वीर कठिन परिश्रम करके देश के 135 करोड़ लोगों के लिए अन्न उगाने वाले किसानों की है और दूसरी तस्वीर दक्षिण कोरिया के एक के पॉप बैंड बीटीएस की है। बीटीएस बहुत मशहूर बैंड है और भारत में भी खास तौर पर जो युवा हैं वो इस कोरियन पॉप बैंड बीटीएस के बारे में जरूर जानते होंगे। किसान भारत की सॉफ्ट पावर है और के पॉप दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर है। नए कृषि कानूनों में बदलाव के लिए किसान सड़क पर हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने अपनी सॉफ्ट पावर यानी कोरियन पॉप को बचाने के लिए 72 वर्ष पुराने एक कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक वहां के 19 से 28 वर्ष के पुरुषों के लिए 18 महीने तक देश की सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन दक्षिण कोरिया के सबसे मशहूर के पॉप बैंड बीटीएस के एक सदस्य की उम्र इसी महीने 28 वर्ष होने वाली है। बीटीएस को इसका नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 72 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश के पॉप स्टार्स को यह रियायत दी है कि वो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 30 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकते हैं, यानी 2 साल का समय और दे दिया है। पहले 28 साल की जो मियाद थी वो थी, अब उसे 30 साल कर दिया है। यानी दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का सम्मान करना जानता है, जबकि दूसरी तरफ भारत के 86% किसान आज भी गरीबी की हालत में जी रहे हैं और उन्हें चाहकर भी न्याय मिल नहीं पाता। लेकिन इन दोनों खबरों से एक और निष्कर्ष भी निकलता है और वो ये कि देश कोई भी हो, कानून सबसे ऊपर होता है और कानून को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी गई है, सिर्फ 2 साल की, लेकिन यहां पर कानून को समाप्त नहीं किया गया, उन्हें कानून से ऊपर नहीं किया गया। 30 वर्ष की उम्र के बाद इन के पॉप स्टार्स को भी बाकी लोगों की तरह सेना में अपनी सेवाएं देनी ही पड़ेंगी। ये बात किसानों समेत हमारे देश के सभी लोगों को समझनी चाहिए और सरकारों को भी समझनी चाहिए कि कानून का मतलब होता है कानून। कानून कानून रहता है और कानून सबके ऊपर होता है और देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में कानूनों से बंधा होता है। हालांकि हम लोकतंत्र हैं, किसी भी बात का विरोध करना, किसी कानून का विरोध करना किसी भी नागरिक का पूरा अधिकार है। दक्षिण कोरिया ने बीटीएस के लिए 72 साल पुराने कानून में बदलाव कैसे और क्यों किया, यह हम आगे चलकर आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे जो भी दर्शक के पॉप के फैंस हैं यानी कोरियन पॉप के फैंस हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि हम उन्हें बीटीएस पर आज एक दिलचस्प विश्लेषण दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस विश्लेषण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं भारत के संदर्भ में भी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसान आंदोलन को लेकर आज का और इस समय का ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि पूरे भारत की नजर अब इसी किसान आंदोलन पर टिकी हुई है। आज देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन का ये 7वां दिन था। कल सरकार के साथ किसानों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था और अब किसानों ने ये मांग की है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। किसानों ने यह धमकी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो दिल्ली और आसपास के शहरों की कई सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली के बॉर्डर को सील कर देंगे। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर इस आंदोलन की वजह से आज भी बंद हैं और आज दोपहर को किसानों ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले कई दूसरे रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया। हालांकि अब ज्यादातर रास्ते फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन अब भी इनमें से कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है इस आंदोलन की वजह से। अगर आप भी इन रास्तों से अक्सर गुजरते हैं या गुजरने वाले हैं तो अगले कुछ दिनों तक आप ट्रैफिक का अपडेट लेने के बाद ही अपने घर से या दफ्तर से बाहर निकलें। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों में कहां पर ट्रैफिक बाधित हो रहा है या पूरी तरह से बंद है, उसे आप नक्शे की मदद से यहां पर समझ सकते हैं।
ये दिल्ली का नक्शा आपके स्क्रीन पर है और इसके जो अलग अलग बॉर्डर हैं उन बॉर्डर्स पर क्या स्थिति है ये आपको यहां दिखाई दे रहा है। कौन कौन से बॉर्डर खुले हुए हैं और कौन से इस समय बंद हैं। किसानों और सरकार के बीच कल दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है। उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक बातचीत की और सूत्रों के मुताबिक अमित शाह कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिल सकते हैं। देश के कृषि मंत्री ने आज यह कहा है कि सरकार इस पर गौर कर रही है कि इस मामले को बातचीत के जरिए किस हद तक सुलझाया जा सकता है। दूसरी तरफ किसानों ने भी कहा है कि अगर सरकार ने उनकी बातें, उनकी मांगें नहीं मानी तो दिल्ली की तमाम सड़कों को आंदोलनकारी बंद कर देंगे। पहले आप सरकार और किसानों की ये बातें सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इस मामले का हल कैसे निकल सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉर्पोरेट हाउसेज का। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। हम उनका जो ये सॉलिडरिटी जो जाहिर किया है उन्होंने, उनके साथ उनका धन्यवाद करते हैं कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात न मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और एमएसपी का कानून, गारंटी कानून बनाने से कम, ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा। ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। अगर सरकार ने इन बातों को जल्दी ना माना तो हो सकता है कल कोई हमें और कदम उठाना पड़े और सरकार को और हमारे ऊपर अत्याचार करने पड़े। उन सब को भी हम सहेंगे जिससे सरकार को और सरकार के लिए खतरा बढ़ सकता है। तो इसी चेतावनी के साथ के सरकार को जो है एक बड़ा आंदोलन जो झेल रही है, जल्दी इसको समझे ताकि देश का सैनिक, देश की पुलिस, देश के सिपाही विदेशों में इनकी बदनामी ना हो और एक बगावत जैसी पोजीशन ना खड़ी हो जाए। चर्चा का दौर पूरा हुआ था और उस समय यह बात हुई थी यूनियन के नेताओं के समक्ष कि वो बिंदु निकाल कर देंगे किन किन विषयों पर वो चर्चा करना चाहते हैं और एक्ट पर क्लॉज वाइज चर्चा करेंगे। तो अभी शायद उनकी अब बैठक वगैरह हुई होगी, तो रात तक उनकी जैसी भी सूचना आएगी, कल दोपहर 12 बजे हम लोग फिर से किसान यूनियन के साथ चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि बिंदुवार चर्चा होगी तो रास्ता निकालने में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है ये, इसका एहसास सरकार को भी है। मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि जब हमने बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जब हम किसानों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं लगातार, तो फिर अब इस आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन से आम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। और आपने देखा होगा दिल्ली में अब सब्जियों की, फलों की और दूसरे खाने पीने के सामानों की भी थोड़ी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं। आपने यहां पर एक बात और खास तौर पर नोट की होगी, जब से आपने कई दिनों से ये तस्वीरें और वीडियोस देखे होंगे इस आंदोलन के, कि देश के कई छोटे मोटे नेता ऐसे हैं जो किसानों के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बिल्कुल समझिए तैयार ही बैठे हुए थे। जैसे ही इन नेताओं को पता चला कि आंदोलन अब बड़ा रूप ले रहा है, ये सारे के सारे नेता आंदोलनकारियों के साथ वहां जाके बैठ गए, चाहे इनका उन किसानों से कोई लेना देना है या नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये कि बहुत सारे नेताओं ने इसे राजनीति की एक दुकान समझ लिया और उन्हें लगा कि इस आंदोलन के जरिए वो अपनी राजनीति की दुकान भी
चला सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है फोटो खिंचवाने का। अगर वहां किसान नेताओं के आजू बाजू में बैठ जाएंगे तो अखबारों में तस्वीर छपेगी, न्यूज चैनल्स में भी इनकी तस्वीरें आ जाएंगी और हो सकता है भूले भटके न्यूज चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं वो इनके एक दो बयान भी चला दें। इसलिए कई नेता यहां ऐसे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप जब लगातार ये कवरेज देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे नेताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन ये वो नेता हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए वहां पहुंच गए हैं और इनका मकसद सिर्फ फोटो खिंचवाने का है और ये वहां कुछ नहीं करना चाहते। भारत ही नहीं, अब उन देशों में भी किसानों के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है। उदाहरण के लिए कनाडा के कई शहरों में ऐसी ही रैलियां निकाली गईं और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी 5 दिसंबर को एक ऐसी ही रैली का आयोजन होगा। लेकिन इन सब के बावजूद ये मामला आसानी से सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। और आप तो जानते हैं हमारे जो बहुत सारे NRIs हैं उन्हें कई बार मुद्दे की पूरी जानकारी भी नहीं होती और वो मुद्दे की कम जानकारी होने के बावजूद अपना फैसला ले लेते हैं और फिर वहां प्रदर्शन करने लगते हैं। हाल ही में तो ये आप देख सकते हो हमारे देश के जो NRIs हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास तौर पर पंजाब से आते हैं, ये भी अपने किसान भाइयों के समर्थन में जहां जहां जिस जिस देश में हैं वहां पर समर्थन दे रहे हैं। सरकार ने कल किसानों को यह सुझाव दिया था कि सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाएगी, एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें अधिकतम 5 प्रतिनिधि किसानों की तरफ से होने चाहिए। इसके अलावा इसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे और इसमें कुछ कृषि विशेषज्ञों को भी रखा जाएगा। लेकिन किसान इस कमेटी की मांग को खारिज कर चुके हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कल करीब 32 अलग अलग किसान संगठनों के नेता सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। ये उसी बातचीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बातचीत के लिए सरकार ने विज्ञान भवन में इन्हें बुलाया था और लगभग 32 से 35 संगठनों के लोग वहां पर गए थे। लेकिन सरकार का यह कहना है कि किसान अपने अधिकतम 4 से 5 प्रतिनिधियों को ही भेजे। सरकार इतने सारे नेताओं से और इतने सारे प्रतिनिधियों से बात नहीं कर पाएगी और किसान संगठन इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब आगे की जो राह है वो इसलिए मुश्किल हो जाएगी किसानों के लिए क्योंकि किसान के जो नेता हैं वो 5 लोगों के नाम पर राजी ही नहीं हो पाएंगे। अभी आपने देखा होगा अभी 32 से 35 संगठन इसमें शामिल हैं। हर संगठन यह चाहता है कि उसका नेता सरकार के साथ बातचीत में जरूर शामिल हो, लेकिन सरकार कह रही है कि आप 4 से 5 नेताओं को चुन लीजिए। अब किसान आंदोलनकारियों के लिए और संगठनों के लिए यह बात बहुत मुश्किल होगी कि वो 4 से 5 नेताओं को चुन लें। वो इन 4-5 नामों पर सहमति पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। यह बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 35 लोग कल सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, उन 35 लोगों का भी आंदोलनकारी किसानों पर कितना प्रभाव है और आंदोलन करने वाले किसान उन 35 नेताओं की भी किस हद तक बात मानते हैं, यह भी बात सवालों के घेरे में है। तो फिर इन सारे किसानों का असली नेता कौन है, इनका असली प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है और क्या सारे देश के किसान इनके साथ हैं या फिर कुछ 2-4 राज्यों के किसान ही यहां पर शामिल हैं, यह भी एक बड़ी बात है। असली किसान कौन होगा और किसकी बात मानी जाएगी, अब बड़ा मुद्दा यह आ जाएगा। किसान नेताओं का दावा है कि इस आंदोलन में देश के अलग अलग राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या पंजाब के किसानों की है। हालांकि यह भी सच है कि कुछ किसान हरियाणा से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से भी अब किसान आ रहे हैं। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा संख्या में पंजाब के सिख किसान ही यहां पर आपको नजर आएंगे। लेकिन फिर भी इस आंदोलन के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए वोटों की फसल बोने में लगी हुई हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा सरकार के दौरान किसानों की आय आधी हो गई है। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि सरकार आंदोलन कर रहे किसानों को थका देना चाहती है, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन रही। जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार उन्हें किसानों के लिए स्टेडियम खोलने की इजाजत नहीं दे रही, जबकि वो चाहती है कि किसान स्टेडियम में आकर प्रदर्शन करें। कुल मिलाकर ऐसा लगता है किसान इस राजनीति का
एक मोहरा बनते जा रहे हैं और किसानों का आंदोलन अब आम लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनने लगा है। और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन है, इसे किसानों के हाथ में ही रहना होगा। ये आंदोलन कहीं किसानों के हाथ से फिसल कर इसका नेतृत्व किसी और के पास ना चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन को रिमोट कंट्रोल से दूसरी शक्तियां कंट्रोल करने लगे। स्थिति यह है कि सरकार और किसानों के बीच अच्छे तरीके से संवाद की स्थिति पैदा नहीं हो रही और दूसरी तरफ दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की बहुत कमी साफ दिखाई देती है। लेकिन इस लड़ाई का खामियाजा आम आदमी भी भुगत रहा है। इस आंदोलन की वजह से आज दिल्ली और आसपास के शहरों में यातायात काफी बाधित रहा और आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है। इस आंदोलन की वजह से आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें कैसे बंधक बन गईं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको किसानों की असली सॉफ्ट पावर के बारे में बताएंगे, क्योंकि यही किसान भारत की असली सॉफ्ट पावर हैं। परेशान क्यों हो रहा है? मेरा ड्यूटी अगर चला जाएगा 600 रुपए का नुकसान हो जाएगा, कौन भरेगा? अंदर के रास्ते पूरे जाम कर रखे हैं, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस जाने में। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाएं। किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का प्रदर्शन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा। दिल्ली को हरियाणा यूपी से जोड़ने वाली सड़कों पर जगह जगह इस आंदोलन का असर दिखा। कई जगहों पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। इसके चलते कामकाज के लिए निकले लोगों को दिक्कत हुई। यहाँ कल रात भी हमें परेशानी हुई थी और आज भी परेशानी हुई है। सारे रोड जहाँ पूछते हुए जाएंगे, रास्ता हमें पता नहीं, हमें तो ये वाला रास्ता रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बिकॉज यहाँ से एक अशोक नगर से एक रास्ता जाता है, वो भी पूरा ब्लॉक कर रखा है। एक हाईवे ऐसा रूट था जिससे हम जल्दी ऑफिस पहुँच सकते थे। अब वापस घर ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें भी पूरा दिन पेट्रोल खर्च करूंगा, अगर कट गया पैसा तो वो भी नहीं मिलेगा। काम मतलब जाना काम पे था आपको, डिलीवरी कहाँ करनी थी? सर अभी तो नोएडा करना था, ये कर दिया। अब दिल्ली में सफदरजंग में जाना 1 लाख। ये नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईओवर है। यहाँ पर सुबह से लंबा जाम था। इस ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। जाम में फंसे हुए लोगों ने ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, जिसके बाद ये एम्बुलेंस आगे बढ़ सकी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर तो किसान बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाने का भी प्रयास किया। यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक हमारी यूनियन कहेगी, हम यहीं पर डटे रहेंगे। जब तक किसानों का आंदोलन रहेगा, हमारे टिकैत जी जब तक ये कहेंगे कि जो काम करना है वो हम लोग करेंगे। और बॉर्डर सील है, हमारे किसान कार्यकर्ता सब पीछे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूरा यहीं पहुंच रहा है। मुश्किलें तो बढ़ेंगी जी, जब किसान आके यहाँ बढ़ जाएगा। हम नहीं बढ़ाने, कुल इतनी संख्या हो जाएगी कि हम रहने के लिए, हमारे किसानों के लिए जगह नहीं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये तो जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब चलेगा। किसान आंदोलन का असर दिल्ली की मंडियों पर भी पड़ रहा है। राजधानी की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी की सप्लाई और डिमांड पर आंदोलन का सबसे अधिक असर पड़ा है। प्रोटेस्ट के कारण ये फर्क पड़ा है कि यहाँ से जो कस्टमर हैं वो माल परचेज करने में डर रहे हैं कि रास्ते में लूटपाट ना हो जाए, उनकी गाड़ियाँ इधर उधर तोड़ फोड़ ना हो जाए। इस चक्कर में कस्टमर इधर कम आ रहा है। और रही बात इसकी कि रेट वगैरह में हमारा सेल का जो जितना भी है वो कम होता जा रहा है। और जो पीछे से महाराष्ट्र से जो हमारे अनार आ रहे हैं वो बहुत तेज है रेट। तो वो चीज़ यहाँ पे सेल ना होने की वजह से उनको महाराष्ट्र के किसानों को भी रेट नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वो भी काफी लॉस में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है किसानों के ऊपर और मंडी के आड़तियों के ऊपर। किसानों के ऊपर ऐसे पड़ रहा है कि वो लोगों को मार्केट का रेट नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह यही है कि नीचे से यहाँ से कस्टमर ही कम आ रहा है। यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे को बहुत नुकसान है। इसके अंदर हमारी पेमेंट्स पे भी फर्क पड़ रहा है। हमारी कलेक्शंस नहीं आ रही, पेमेंट्स नहीं आ रही कहीं से भी। कस्टमर डर के मारे आ नहीं रहा। नुकसान जैसे कि आपको चाहिए 50 पेटी तो 10 पेटी मिल रही है, तो 40 पेटी का नुकसान है। हमारी दिहाड़ी बनती है कि 800 से 900, अब 300-400 बन रही है, तो नुकसान ही नुकसान है।
किसान संगठनों और सरकार के बीच कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक पर एनसीआर के लोगों की सबसे अधिक नजर रहेगी। यदि किसान आंदोलन लंबा चलता है तो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसानों का जो आंदोलन आज दिल्ली में हो रहा है वो किसानों का कोई पहला आंदोलन नहीं है। आज से 32 वर्ष पहले यानी वर्ष 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में 5 लाख किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। महेंद्र सिंह टिकैत उस समय किसानों के बहुत बड़े नेता थे और उनकी एक आवाज पर लाखों किसान सड़कों पर उतर आते थे। उस समय किसान अपनी 35 मांगों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, ठीक ऐसे ही जैसे इस बार पहुंचे हैं। और इन 35 मांगों में सिंचाई की दरें घटाने से लेकर फसल के सही दाम को लेकर मांगें रखी गई थी। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई थी। किसानों की मांग पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की उस जमाने में काफी आलोचना हुई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार भारी दबाव में आ गई थी और आखिरकार सरकार को किसानों की सारी मांगें माननी पड़ी थी। आज हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर आप बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहें तो आपको समझ में आएगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और यहां आपको चंद्रशेखर भी नजर आए होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन खास बात यह है कि 1988 में भी जब 5 लाख किसान आए थे, वो यही मांग कर रहे थे कि उनकी फसलों का उचित मुआवजा, उचित दाम उन्हें दिया जाए। 1988 में भी किसान यही मांग रहा था और आज 2020 में भी किसान यही मांग रहा है कि उसके फसल का उचित दाम उसे दिया जाए, चाहे वो एमएसपी के रूप में दिया जाए या किसी और रूप में दिया जाए। तो सोच लीजिए, 1988 में भी हालत यही थी, 2020 में भी हालत यही है। भारत में किसानों की प्रति माह औसत आमदनी सिर्फ 6,400 रुपए है और इनमें मुख्य रूप से वो किसान शामिल हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। जी न्यूज पर हम इन्हीं किसानों के हमेशा साथ देते हैं, इनका समर्थन करते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जो लगभग 6,500 रुपया महीना कमा पाते हैं बड़ी मुश्किल से। हम इन किसानों के साथ हैं। नए कृषि कानून की मदद से सरकार इन किसानों की आय को दुगना करना चाहती है। अगर किसान खुद भी चाहें तो अपनी इस आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फिलहाल प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में भारत की स्थिति ज्यादातर देशों के मुकाबले काफी खराब है। आज कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि दुनिया भर के किसानों की अगर प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, तो भारत के किसान उसमें कहां ठहरते हैं। अमेरिका में अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 8,281 किलोग्राम है 1 हेक्टेयर में। ब्रिटेन में यह भारत के मुकाबले दुगना है। फ्रांस में प्रति हेक्टेयर अनाज का उत्पादन 6,080 किलोग्राम है, जबकि ब्राजील में 4,810 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनाज उगाया जाता है। इसके विपरीत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पाद सिर्फ 3,000 किलोग्राम है। यानी भारत इन तमाम बड़े देशों के मुकाबले आज भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत नीचे है। यानी हमारा किसान 1 हेक्टेयर में बाकी देशों के मुकाबले काफी कम फसल पैदा कर पाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या ब्राजील के किसानों के साथ हमारे किसानों की तुलना कर भी कैसे सकते हैं। बात सही है, शायद नहीं करनी चाहिए, ये बेईमानी होगी, क्योंकि हमारे किसानों के पास ना तो उतने संसाधन है, ना उतनी टेक्नोलॉजी है और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश का जो किसान है काफी पीछे है इन किसानों के मुकाबले। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारी नजर, हमारे देश के किसानों की नजर अमेरिका और ब्रिटेन के किसानों पर रहे और वो ये सोचें कि एक दिन उन्हें भी वहीं पहुंचना है जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के किसान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान अपनी हालत सुधार नहीं सकते। इसके लिए किसानों को अपने खुद के प्रदर्शन में सुधार लाना होगा, कंपटीशन में आना होगा, प्रतियोगिता में आना होगा और किसानों को सहायता की बजाय प्रतियोगिता को अपनाना होगा। सहायता के आश्रित नहीं रहना होगा, प्रतियोगिता पर आधारित होना होगा। इसे आप दूध के उत्पादन के उदाहरण से समझिए। भारत में दूध की कोई एमएसपी नहीं है,
किसान कह रहे हैं कि उनको एमएसपी उन्हें मिलनी चाहिए। दूध का उदाहरण लीजिए, दूध पर कोई एमएसपी सरकार नहीं देती। दूध के दाम सिर्फ इस बात से तय होते हैं कि उसमें फैट की मात्रा कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। इसके बावजूद जो किसान दूध उत्पादन करते हैं वो काफी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। दूध उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। बाजार में दूध से बने प्रोडक्ट्स की भी बहुत मांग है, इसलिए बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी किसानों से दूध खरीदती हैं। वैसे ही जैसे नए कानून के बाद बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां किसानों से उनकी फसल खरीदेंगी, ये सब काम पहले से हो रहा है। ये कंपनियां दूध खरीदती हैं, दूध से बने उत्पाद खरीदती हैं किसानों से, और किसान पैसा भी कमाते हैं। इससे किसानों की काफी कमाई होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी डेयरी फार्मर्स लाखों में कमा रहे हैं, ये हमारा कहने का मकसद नहीं है। हो सकता है ना भी कमा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दूध की बिक्री से भी 1 से 10 लाख रुपए महीने तक कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे देश के कई हिस्सों में पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए भी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों से जुड़े ऐसे कई स्टार्टअप्स शुरू हो गए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अब करोड़ों में है, कई 100 करोड़ पहुंच चुकी है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। आईआईटी के एक पूर्व छात्र ने एक स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में उन्होंने जब काम शुरू किया तो हो सकता है थोड़े कम दाम से शुरू किया होगा। आज इस स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, और यह कृषि का स्टार्टअप है। यह जो कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, ये किसानों को और खरीदारों को आपस में जोड़ने का काम करती है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। तो सोचिए, जो कंपनियां ये काम कर रही हैं, किसानों को और बिचौलियों को बीच में से हटाकर किसानों को और खरीदारों को एक साथ ला रहे हैं, उस कंपनी की वैल्यूएशन 150 करोड़ हो गई, लेकिन किसानों को इसमें कुछ नहीं मिल रहा। इसी तरह एक और कंपनी है, यह कंपनी ऑनलाइन गाय और दूसरे मवेशी बेचने का काम करती है, और इस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी आज 175 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर किसान खुद को ऐसे ही अपग्रेड कर लेंगे तो ऐसी कंपनियां किसानों को बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं। हमारे देश के किसानों की समस्या यह है कि नेताओं ने उनके नाम पर वोट बटोरे और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, लेकिन किसान की जेब में कुछ नहीं जा रहा। इसके अलावा किसान अपनी फसलों को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है ऐसी अलग अलग फसलों को उगाना या उन चीजों की खेती करना जिनकी मांग स्थानीय बाजारों में ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी पालन या डेयरी उत्पादन। लेकिन देश के ज्यादातर छोटे किसान ऐसा अभी तक कर नहीं पाए, और सरकारों ने भी किसानों को ऐसा करने के लिए कभी दिल से प्रोत्साहित ही नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादातर किसान सिर्फ धान और गेहूं की खेती पर ही निर्भर हो गए, लेकिन धीरे धीरे अब पंजाब में उगाए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता कम होने लगी है। पंजाब में पानी की भी भयंकर कमी होने लगी है और किसानों के लिए खेती करना अब हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में किसान चाहें तो नए तौर तरीके अपनाकर अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सरकारों को आगे तो आना ही पड़ेगा और किसानों को सारी तकनीक सस्ते दामों पर उपलब्ध करानी होगी जो उन्हें आमदनी के नए और बेहतर तरीके दे सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमने आपसे क्यों कहा सबसे पहले कि किसान भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। पूरी दुनिया में भारत को अपने किसानों के लिए जाना जाता है। दूध, गेहूं, धान उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत पूरी दुनिया में बहुत अच्छी स्थिति में है। पूरी दुनिया में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, जबकि गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे देश की राजनीति भी किसानों पर आधारित है। किसानों के मुद्दों पर चुनाव जीते जाते हैं और हारे भी जाते हैं। एक जमाने में भारत में किसानों पर लगातार फिल्में भी बनाई जाती थी, इतनी सॉफ्ट पावर थी किसानों की। हालांकि अब किसानों पर फिल्में बनना लगभग बंद हो गई हैं, लेकिन आज हमने किसानों पर बनाई कुछ लोकप्रिय फिल्मों के कुछ दृश्य आपके लिए निकाले हैं। ये जब आप देखेंगे, ये पुरानी फिल्में हैं। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, किसानों पर आधारित थी। 1958 में ये फिल्म आई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में आई हैं किसानों पर, और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो किसान भारत की सॉफ्ट पावर है। चाहे फिल्मों की बात कर लीजिए, समाज की बात कर लीजिए, राजनीति की बात कर लीजिए।
एक अगर ऐसा वर्ग है जो हर चीज को प्रभावित कर रहा है तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसे बनना ही चाहिए। भारत में किसान नए कानून का विरोध कर रहे हैं। देश की जीडीपी में भारत के 15 करोड़ किसानों की हिस्सेदारी करीब 17% है। इसके बावजूद सरकार और किसानों के बीच गतिरोध कायम है। किसानों की हालत 70 साल से वैसी ही है। किसान भारत की सॉफ्ट पावर हैं, क्योंकि जो अन्न भारत के किसान उगाते हैं उससे सिर्फ भारत के ही नहीं दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के करोड़ों लोगों का पेट भरता है। लेकिन एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के किसान कभी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन अब दक्षिण कोरिया से समझिए। दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे बड़े सॉफ्ट पावर कोरियन पॉप को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, पूरा कानून बदल दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश के पॉप स्टार्स को यह रियायत दे दी है कि अब वो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 30 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकते हैं। पहले ये उम्र की जो सीमा थी ये 28 साल थी। इसके लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 72 वर्ष पुराने कानून में बदलाव कर दिया। दक्षिण कोरिया का संविधान वर्ष 1948 में लागू हुआ था, यानी लगभग उसी समय जब भारत का संविधान बन रहा था। और इसके अनुच्छेद 39 में लिखा है कि दक्षिण कोरिया के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्र की सेवा करनी होगी। और इसके बाद 1957 में मिलिट्री सर्विस एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत 19 से 28 साल तक की उम्र वाले सभी पुरुषों के लिए सेना में 18 महीने की सेवा अनिवार्य कर दी गई। के पॉप का मतलब होता है कोरियन पॉप। दक्षिण कोरिया का के पॉप कल्चर अब पूरी दुनिया में इतना मशहूर है कि यह अब दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया है। इससे पहले दक्षिण कोरिया में सिर्फ कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीतकारों को ही सेना में अनिवार्य सर्विस से छूट मिली हुई थी। लेकिन अब दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स भी इस दायरे में आ जाएंगे, उन्हें भी यह छूट मिलेगी। वैसे तो इस बदलाव का फायदा सभी के पॉप स्टार्स को मिलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने यह कदम खास तौर पर वहां के सबसे मशहूर के पॉप बैंड बीटीएस को बचाने के लिए किया है। बीटीएस में कुल 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं इस बैंड के, और उम्र के लिहाज से इनमें सबसे बड़े जो मेंबर हैं उनका नाम है जिन। जिन 4 दिसंबर को 28 वर्ष के हो जाएंगे, यानी अब से 2 दिन बाद वो 28 साल पूरे कर लेंगे। अगर यह नियम बदला नहीं जाता तो जिन को अब बीटीएस छोड़ना पड़ता, लेकिन अब वो अगले 2 साल तक बीटीएस में रह पाएंगे। और अगर यह कानून नहीं बदला जाता तो उन्हें बीटीएस छोड़कर अब अपने देश की सेना में जाना पड़ता। इसलिए कहा जा रहा है कि नए कानून के केंद्र में मुख्य रूप से बीटीएस है। दक्षिण कोरिया की जीडीपी को बीटीएस बैंड के कारण 34,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। कुछ महीने पहले बीटीएस का एक नया गाना आया था, रिलीज हुआ था, जिसका नाम है डायनामाइट। इसके रिलीज से पहले दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा था कि इससे उनके देश की जीडीपी को 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा होगा और 8,000 नई नौकरियां ये गाना पैदा कर देगा। यह अनुमान इस गाने, कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की संभावित बिक्री के आधार पर लगाया गया था। कोविड-19 की वजह से पिछले कई महीनों से ज्यादातर देशों में कहीं भी लाइव कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे हैं और पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है। लेकिन इस दौरान भी बीटीएस का मुनाफा लगातार बढ़ता रहा। बीटीएस ने सिर्फ अपनी नई एल्बम्स और ऑफिशियल मर्चेंडाइज की बिक्री के दम पर ही पिछली तिमाही में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। के पॉप दक्षिण कोरिया की एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, जिसका मतलब होता है कोरियन पॉप म्यूजिक। पॉप का अर्थ होता है पॉपुलर कल्चर, यानी ऐसी संस्कृति जिसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो। के पॉप दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर है, यानी एक ऐसी ताकत जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग पर पड़ता है, उनके फैसले लेने की क्षमता पर पड़ता है। के पॉप की बदौलत दक्षिण कोरिया की संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और के पॉप स्टार्स इस संस्कृति के सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। के पॉप म्यूजिक एल्बम्स में आधुनिक संगीत, लिरिक्स, डांस, कोरियोग्राफी और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन का मिश्रण होता है। के पॉप पिछले 20 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन इसे असली लोकप्रियता वर्ष 2009 के बाद ही मिलनी शुरू हुई, जब दक्षिण कोरिया के वंडर गर्ल्स नाम के एक बैंड ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया था। इसका नाम था नोबडी। तब से लेकर अब तक दक्षिण कोरिया का के पॉप म्यूजिक हजारों करोड़ रुपए का उद्योग बन चुका है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसके पड़ोस में उसका दुश्मन देश भी है, जिसका नाम है उत्तर कोरिया। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे भारत और पाकिस्तान। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसीलिए दोनों देशों के लोगों के लिए सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है।
लेकिन दक्षिण कोरिया जानता है उसकी के पॉप वाली सॉफ्ट पावर किसी मिसाइल से भी ज्यादा प्रभावशाली है। के पॉप की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि वर्ष 2018 में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में तानाशाह किम जोंग उन के सामने भी दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स ने परफॉर्म किया था। के पॉप स्टार्स स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं, गीत गाते हैं और इसके लिए लाखों और करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। दूसरी तरफ भारत की सॉफ्ट पावर भारत के किसान हैं, जो कड़ी धूप में परिश्रम करते हैं, अन्न उगाते हैं, अपनी फसल बेचने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। कई बार कम दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है और फिर भारत अपनी इस सॉफ्ट पावर का पूरा सम्मान भी नहीं कर पाता। आज दक्षिण कोरिया का उदाहरण देकर हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश की सॉफ्ट पावर का सम्मान करना सीखिए। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि दक्षिण कोरिया के के पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी गई है, लेकिन कानून को समाप्त नहीं किया गया। 30 वर्ष की उम्र के बाद भी इन स्टार्स को सेना में अपनी सेवाएं तो देनी ही पड़ेंगी, इन्हें छूट नहीं दी गई है। ये बात किसानों समेत हमारे देश के सभी लोगों को समझनी चाहिए कि कानून का मतलब होता है कानून, और देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में कानूनों से बंधा हुआ है और कानून सबके लिए बराबर है। किसान तो भारत की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है ही, लेकिन यह लिस्ट सिर्फ किसानों पर खत्म नहीं होती। हमारे देश की कितनी सारी सॉफ्ट पावर ऐसी हैं जिनका हमने कभी कोई फायदा नहीं उठाया। इनमें सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर किसानों के बाद है बॉलीवुड, हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री, आयुर्वेद, योग, गांधी जी का अहिंसा का मंत्र, अध्यात्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भी भारत की कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है। अध्यात्म का अनुभव लेने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भारत आते हैं, लेकिन भारत को अपनी सॉफ्ट पावर को पहचानने में बहुत देर हो गई है और हम अब भी ये कहते हैं कि हम सॉफ्ट पावर को अभी पहचान नहीं पाए। अपनी सॉफ्ट पावर के प्रति हमें सॉफ्ट रहना चाहिए। यह आज हमारा विषय है जो हम देश के लोगों तक आज पहुंचाना चाहते हैं। आज हमने सॉफ्ट पावर की बात की, अब आपको भारत के किसानों की वो शक्ति दिखाते हैं जिसे चीन ने भी स्वीकार कर लिया है। दुनिया में अपनी ताकत का जोर दिखाने वाले चीन में अनाज की बड़ी भयंकर कमी हो गई है। अपने लोगों का पेट भरने के लिए चीन ने भारत से 9 करोड़ किलोग्राम चावल आयात किया है, यानी खरीदा है, और ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ है जब चीन ने इतनी बड़ी संख्या में भारत से चावल खरीदा। यानी चीन सीमा पर हमसे लड़ता है, पर अपने नागरिकों की भूख मिटाने के लिए अब वो भारत से ही अनाज खरीद रहा है। चीन को अनाज के मोर्चे पर झुकाने की ये ताकत हमें हमारे देश के किसानों से ही मिली है, उन्हीं लोगों से मिली है जो इस समय सर्द रातों में सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं इतनी ठंड में। हमारे किसान सीमा पर तो नहीं लड़ते, लेकिन दुश्मन के सामने हमारे देश को मजबूत जरूर बनाते हैं, और इसीलिए हमारे देश में नारा भी दिया गया है, जय जवान जय किसान का। जवान सीमा पर लड़ते हैं और किसान देश में लड़ते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात करता है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा खरीदार है चावल का। हालांकि अब तक चीन ने भारत के चावल को हमेशा यह कहकर आयात नहीं किया था कि भारत का चावल अच्छा नहीं होता, इसकी क्वालिटी बेकार होती है। चीन हमेशा भारत के चावल को यह कहकर नकारता रहा है कि भारत के चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। अब उसी चावल को खरीद रहा है। अब भारतीय व्यापारियों ने चीन को 9 करोड़ किलोग्राम चावल निर्यात करने का समझौता किया है, जिसकी कीमत लगभग 221 करोड़ रुपए है। चीन की आबादी लगभग 143 करोड़ है, भारत से थोड़ी सी ही ज्यादा है, लेकिन उसके किसान पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते, इसलिए चीन हर साल करीब 400 करोड़ किलोग्राम चावल का आयात करता है। चीन के लोग खाने में चावल या उससे बने चाइनीज नूडल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ये सब। चीन में हर 4 में से 3 लोगों के लिए चावल ही प्रमुख भोजन है, इसलिए चीन ज्यादा मात्रा में चावल का आयात करता है। भारत के किसान कम लागत में ज्यादा चावल पैदा करते हैं, जिससे हम दुनिया में सस्ता चावल बेच पाते हैं, और इस समय चीन की जरूरत है सस्ता चावल। चावल आयात करने के लिए चीन अब तक थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद अनाज संकट के डर से दुनिया के कई देशों ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है, और इस फैसले से सबसे ज्यादा समस्या चीन को हो रही है, क्योंकि उसे चावल नहीं मिल रहा। सिर्फ भारत ही नहीं, पिछले 1 वर्ष में अमेरिका से चीन ने
40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चावल आयात किया है, अनाज आयात किया है। इस समय चीन और अमेरिका के बीच संबंध ठीक नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं। एक तरफ चीन दुनिया भर से चावल का आयात कर रहा है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस वर्ष चावल की शानदार फसल होने का दावा किया है। अगर चीन में चावल की फसल इतनी अच्छी हुई तो फिर चीन लगातार चावल दूसरे देशों से खरीद क्यों रहा है? यानी चीन प्रोपेगेंडा फैलाकर अपने देश के अनाज के संकट को छिपाना चाहता है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के नागरिकों से अपील की थी कि वो खाना बर्बाद ना करें। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से कहा था, अगर उन्हें रेस्टोरेंट में 4 प्लेट खाने की जरूरत हो तो वो 4 नहीं 3 प्लेट खाना ही ऑर्डर करें। अनाज की बर्बादी वैसे भी किसी देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति की इस अपील के पीछे असल मकसद अनाज संकट का सच छिपाना था। चीन की सरकार को डर है कि अगर अनाज संकट के बारे में वहां की जनता को पता चल गया तो चीन में दंगे भड़क सकते हैं और शी जिनपिंग की सत्ता को खतरा हो सकता है। अब हम यहां 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको वो सिरिंज दिखाएंगे जिसके जरिए कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत के लोगों को लगाई जाएगी। और कोरोना वायरस की वैक्सीन पर ब्रिटेन से आई एक बहुत अच्छी खबर भी इस ब्रेक के बाद आपका इंतजार कर रही है। हर खबर जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर।
अब हम आपको कोरोना वैक्सीन पर 2 अच्छी खबरें बताना चाहते हैं। पहली खबर ब्रिटेन से आई है, जहां अगले हफ्ते से वहां के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दूसरी खबर हमारे देश भारत से ही आई है, जहां वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। यानी वैक्सीन तो जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन सिरिंज की तैयारी पूरी हो चुकी है। और आज हम वही सिरिंज आपको दिखाने वाले हैं जिससे आपको कोरोना का ये टीका लगाया जा सकता है भविष्य में। उम्मीद करते हैं अगले साल 2021 में आपको ये टीका मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ब्रिटेन से आई खबर के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रिटेन में अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल का मतलब यह है कि जब तक इस वैक्सीन का लोगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता तभी तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटेन ने 4 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 8 लाख वैक्सीन अगले कुछ दिनों में वहां पहुंच जाएंगी। ब्रिटेन के हर नागरिक को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, यानी वैक्सीन की पहली खेप से 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो ब्रिटेन को लगभग 8 करोड़ और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां की आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। ब्रिटेन में यह वैक्सीन सबसे पहले 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, यानी सबसे पहले जो उनके सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें भी 80 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उन्हें सबसे पहले लगेगी। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जुड़े लोगों को यह वैक्सीन पहले चरण में लगाई जा सकती है। उसके बाद जिन लोगों की उम्र 50 और 80 साल के बीच है और जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें इस वैक्सीन के लिए दूसरे चरण का इंतजार करना पड़ेगा। पहले चरण में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ब्रिटेन की सरकार दूसरे चरण की तारीख भी इसके बाद तय करेगी। कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे तेजी से विकसित की गई वैक्सीन है, जिसे बनाने में फाइजर को 10 महीने का समय लगा, सिर्फ 10 महीने। किसी भी बड़ी बीमारी की वैक्सीन के रिसर्च, उसके ट्रायल और उसे लोगों तक पहुंचाने में कम से कम 10 साल का समय तो लगता ही है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने में दुनिया के वैज्ञानिकों को 1 वर्ष में ही सफलता मिल गई। यह भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 साल लगे थे, चिकन पॉक्स की वैक्सीन 42 साल में और इबोला की वैक्सीन 43 साल में बनी थी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 13 साल में बनी थी। हालांकि HIV एड्स की वैक्सीन 39 साल बाद भी नहीं बन पाई है। HIV एड्स के संक्रमण का पहला मामला 1981 में आया था और आज भी उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। हालांकि फाइजर का दावा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन का एफिकेसी रेट 95% है। यह रेट ट्रायल के अंतिम नतीजों पर आधारित है, लेकिन यह वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, यानी कितने लोगों को बीमारी से बचाती है, यह तभी पता चलेगा जब बड़े पैमाने पर यानी हजारों लाखों लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। ये जो वैक्सीन है ये वहां पर आपकी बाजू पर सिरिंज से लगाई जाएगी, यानी जैसे चोट लगने पर टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से यह वैक्सीन ब्रिटेन में लोगों को लगाई जाएगी। हालांकि फाइजर की इस वैक्सीन को स्टोर करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है। इसके लिए खास रेफ्रिजरेटर्स का प्रोडक्शन अब तेज हो गया है। लेकिन अगर भारत जैसे देश में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके सामने इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना और लोगों तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमारे देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। फाइजर वैक्सीन की 1 डोज की कीमत भारतीय रुपयों में 1400 रुपए के आसपास हो सकती है, यानी यह वैक्सीन महंगी है। हालांकि ब्रिटेन ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, लेकिन पश्चिमी देशों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वैक्सीन को व्यापक इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। और संभव है कि अमेरिका में भी जल्द ही इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले से ही फाइजर को इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है। इस बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि रशिया में भी अगले हफ्ते से ये टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। रशिया ने यह जानकारी दी है कि वो स्पुतनिक वी की 20 लाख डोज तैयार कर चुका है। हालांकि इन खबरों ने विकासशील और गरीब देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन के बाजार में आने से अब अमीर देशों के बीच इन्हें खरीदने की होड़ शुरू हो गई है। अमीर देशों के पास पैसा भी है, संसाधन भी हैं और इन वैक्सीन को आसानी से खरीद लेंगे। हो सकता है इस रेस में विकासशील देश और गरीब देशों का नंबर बहुत बाद में आए, या हो सकता है आए ही ना। ऐसा हुआ तो दुनिया की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा
कोरोना की वैक्सीन से वंचित भी रह सकता है, क्योंकि ये पूरा जो खेल है ये है पैसे का खेल। हालांकि इस मामले में भारत अब भी बेहतर स्थिति में है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, वो ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच गई है। इस वैक्सीन की कीमत सिर्फ 100 रुपए हो सकती है और ये दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भी आखिरी चरण में पहुंच गई है ट्रायल के, और इसका उत्पादन पुणे में किया जा रहा है। इस वैक्सीन की कीमत भारतीय रुपयों में 222 रुपए हो सकती है और कीमत के लिहाज से यह वैक्सीन भी भारत के लिए काफी सस्ती है। अहमदाबाद में जाइडस कैडिला नाम की कंपनी भी कोरोना की वैक्सीन विकसित कर रही है और यह भी ट्रायल के दूसरे स्टेज में है। यह कोरोना वैक्सीन के लिए तय मानकों के हिसाब से बनाई गई सिरिंज है, जो अब मेरे हाथ में है। इस सिरिंज में 0.5 ml की डोज आ सकती है, यानी जो कोरोना वैक्सीन के लिए जो सिरिंज इस्तेमाल की जाएगी और उस वैक्सीन में दवाई का जो मात्रा होगी वो इतनी होगी, जो मेरे हाथ में इस समय है। अगर आप देख पाए तो ये मेरे हाथ में वही सिरिंज है। इसी सिरिंज का निर्माण अब हमारे देश में शुरू हो चुका है और इसी सिरिंज से आपके यहां बाजू पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। ये वो सिरिंज है। तो अभी वैक्सीन तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सिरिंज हम आपको दिखा सकते हैं और इसी सिरिंज पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने अभी तक मजबूती से लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब इस लड़ाई में वो जीतेगा जो सबसे पहले अपने देशवासियों तक वैक्सीन पहुंचा देगा। भारत इस दिशा में भी पीछे नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का भरोसा दिला रही हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सिरिंज बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान सिरिंज का प्लांट है। हरियाणा के फरीदाबाद में बने इस प्लांट में काम किस रफ्तार से चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ इस वक्त हर एक घंटे में 1 लाख सिरिंज बनाई जा रही हैं। ये एक सिरिंज है और इसमें जब कोरोना वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन भर दी जाएगी तो ये इंजेक्शन कहलाएगा। वही इंजेक्शन जिसकी आप सबको दरकार है। ये हिंदुस्तान सिरिंजेस का असेंबली पॉइंट है, यानी कि जहां फाइनली सिरिंज तैयार हो रही है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, तो आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों से अलग अलग हिस्से तैयार होकर आ रहे हैं। कहीं पर नीडल तैयार हो रही है। ये जो नीला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वो हिस्सा है जिसमें सुई लगी हुई है, यानी कि नीडल्स तैयार होकर जा रही हैं। कहीं पर प्लंजर तैयार हो रहा है, यानी कि वो दबाव वाला हिस्सा जिसे दबाने के बाद वैक्सीन की डोज लोगों तक पहुंचाई जाती है। और कहीं पर वो फाइनल शक्ल लेकर 4 कंपोनेंट तैयार होके इस तरह से यहाँ ट्रे में निकल के आ रहा है। पीछे जितने भी बैग्स भरे हुए हैं वो सभी इस वक्त हम कह सकते हैं लाखों करोड़ों सिरिंजेस इस वक्त यहाँ बनकर तैयार पड़ी हुई हैं और लोगों तक पहुंचने के लिए काम अभी भी चल रहा है। कंपनी को 20 करोड़ सिरिंज बनाने का ऑर्डर मिल चुका है, जिनमें से 10 करोड़ बनकर तैयार हैं। हालांकि भारत की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। कोरोना की वैक्सीन 2 बार में लगाई जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। इस लिहाज से फिलहाल 90 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का आकलन किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने ऑटो डिसेबल सिरिंजेस चुनी है, यानी ऐसी सिरिंज जिससे एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद ये खुद ही नष्ट हो जाए। भारत में और कई देशों में प्रॉब्लम है सिरिंजें रीयूज होने की। अब जैसे ये हमारी कोजैक ऑटो डिसेबल सिरिंज है, ये हमारी नॉर्मल डिस्पोवेंस से अलग है। अब जैसे ये सिरिंज है, इसको पीछे मैं खींचूंगा हवा निकालने के लिए, ठीक है। और जब मैंने इसको इंजेक्शन दिया, आपने आवाज सुनी, ये क्लिक की आवाज सुनी, अब ये प्लंजर लॉक हो गया। अब कोई दोबारा इसको उठाएगा रीयूज करने के लिए, खींचेगा प्लंजर तो टूट जाएगा। ऐसे ही जो नीडल है, ये जो नीडल है ये इसमें लॉक हुई है। कोई कोशिश भी करेगा तो ये नीडल को बाहर नहीं निकाल सकता।
वैक्सीन, वायल और सीरिंज के मामले में भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि इस समय हर कंपनी 100% क्षमता पर काम करके वैश्विक बाजार की जरूरतों के हिसाब से भी तैयारी कर रही है। तो एक सीरिंज इस शक्ल में आए उससे पहले कितनी प्रक्रियाओं से गुजरती है, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल जिसकी बात की जा रही है कि तेजी से अगर लोगों तक वैक्सीन पहुंचती है तो वो मार्च अप्रैल 2021 में होगा। उसके पीछे का बैकग्राउंड वर्क है ये, और आप यहां देख सकते हैं लगातार पैकिंग जारी है, क्योंकि कंपनी को पहले ही यूनिसेफ और सरकार की तरफ से कुछ एक सीरिंजेस के ऑर्डर मिल चुके हैं और फिलहाल उन्हीं को दिसंबर तक पूरा करने का काम चल रहा है। हालांकि अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल और सबसे बड़ी बात इंजेक्शन लगाने के लिए ट्रेन्ड हेल्थ स्टाफ। इन चुनौतियों को हल करने पर अभी काम चल ही रहा है, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव यानी वैक्सीन और सीरिंज, इन्हें कामयाबी से पार किया जा चुका है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो वैक्सीन आने में अभी समय है, सिरिंज आ गई है, अब वैक्सीन का इंतजार है, और जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती, आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आपकी वैक्सीन है। तब तक यही आपको बचा सकते हैं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम क्या है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं?
तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का इस्तेमाल कीटनाशक बनाने में किया जाता है और इस दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा माना जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में करीब 15 से 20 हजार लोगों की मौत हुई थी और भोपाल के 5,20,000 लोग सीधे तौर पर इस गैस से प्रभावित हुए थे। उस वक्त वॉरेन एंडरसन यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन और सीईओ था। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार वॉरेन एंडरसन हमारे ही देश के कुछ लोगों की मदद से यहां से भागने में कामयाब हो गया। वो जीवन भर भारतीय कानून से बचता रहा और वर्ष 2014 में उसकी मौत हो गई। हालांकि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है और वो हर साल न्याय की मांग करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम ने इसे भी सिर्फ एक वार्षिक घटना बनाकर छोड़ दिया है। वर्ष 1988 में आज ही के दिन बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो किसी भी इस्लामिक देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली पहली महिला थी। वर्ष 1988 के अलावा वो 1993 में भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन दोनों बार उन्हें पद से हटना पड़ा। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, तब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव मैदान में थी। उनकी हत्या पाकिस्तान में होने वाले वर्ष 2008 के चुनाव से सिर्फ 2 हफ्ते पहले कर दी गई थी। बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके थे और वर्ष 1972 के शिमला समझौते के लिए जब जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए थे, तब बेनजीर भुट्टो भी उनके साथ थी। वर्ष 1804 में आज ही के दिन नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा बने थे। उन्हें इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने 18वीं सदी की शुरुआत तक 60 से ज्यादा युद्ध लड़े और यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस समय नेपोलियन ने उत्तरी इटली, ऑस्ट्रिया और वेनिस सबको जीत लिया था। हालांकि वर्ष 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पकड़े जाने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी 6 वर्ष नेपोलियन ने सेंट हेलेना नाम के एक द्वीप पर कैद में गुजारे थे, एक कैदी के तौर पर, और वर्ष 1821 में इसी द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हुई थी। माना जाता है कि आधुनिक साम्राज्यों के इतिहास में प्रोपेगेंडा यानी प्रचार करके सरकार चलाने की शुरुआत नेपोलियन ने ही की थी और आज के जमाने में प्रोपेगेंडा करना भी एक आर्ट बन चुका है, एक कला बन चुका है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन अरब के 6 एमिरेट्स यानी रियासतों ने मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गठन किया था। अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, शारजाह, दुबई और अल कुवैन यूएई का हिस्सा हैं। वर्ष 1972 तक रस अल खैमा भी यूएई में जुड़ गया था।
जिसके बाद अबू धाबी को यूएई की राजधानी घोषित किया गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएई एक ऐसा देश है जहां मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस और मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और आज इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1986 में आज ही के दिन को दास प्रथा का अंत करने के लिए समर्पित किया था। मानव अधिकारों के मुताबिक किसी भी इंसान को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन भारत में आज भी 1,80,00,000 लोग गुलामों की श्रेणी में आते हैं। ये लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं और इनके एम्प्लॉयर यानी मालिक ही इनकी जिंदगी का फैसला करते हैं। इसलिए इन्हें नए जमाने का गुलाम कहा जाता है और भारत में ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, सॉफ्ट पावर एक ऐसी ताकत होती है जिसके दम पर ही कोई भी देश महान बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। और लोकतंत्र सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी पाठशाला है। इसलिए अपने देश के लोकतंत्र और उसकी सॉफ्ट पावर दोनों का सम्मान कीजिए, उस पर गर्व कीजिए। नमस्कार।